कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि आसियान का रूल क्या है, ठीक है, और आसियान के पिलर्स हमने पढ़ लिए थे। और थोड़ा सा इसको ख़त्म करते हैं आसियान को। जो करंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है आसियान की, स्पेशली उसकी जो इकोनॉमिक रेलेवेंस है कि वो बड़ी सारी कंट्रीज़ जैसे इंडिया का बहुत अच्छा एक डेस्टिनेशन है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पार्टनर माना जाता है ग्रोइंग एशियन इकोनॉमीज़ का, जैसे कि इंडिया और चाइना का। और इसलिए आसियान इंडिया और चाइना के लिए और बाकी एशियन इकोनॉमीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस हैं आसियान कंट्रीज़। आसियान में कितने मेंबर्स हैं टोटल? हाउ मैनी? कितनी कंट्रीज़ हैं? आसियान में 10। 5 ने तो फाउंड करा था बैंकॉक डिक्लेरेशन से, फिर बाकी और 5 ने ज्वाइन कर लिया था। वो फ्लैग याद है ना उसका, 10 स्टॉक्स 10 पैडी, ठीक है। कोल्ड वॉर के टाइम पर जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी, इंडिया शुरू में अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू आसियान पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता था, लेकिन रिसेंट ईयर्स में आसियान जिस प्रकार से एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है, तो इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में कुछ मेजर चेंजेस करे हैं। और उसके बाद इंडिया ने बड़े सारे एग्रीमेंट साइन करे हैं 3 आसियान कंट्रीज़ के साथ मेजरली, ठीक है। एक मलेशिया, दूसरा सिंगापुर और उसके बाद थाईलैंड, ठीक है। आसियान और इंडिया के बीच में, मतलब पूरे के पूरे आसियान की कंट्रीज़ और इंडिया के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है, जो कि 2010 में इफेक्ट में आया। आसियान की जो स्ट्रेंथ है वो लाई करती है उसके पॉलिसीज़, मतलब उसकी जो पॉलिसी है, आसियान की जो पॉलिसी है, और जिस प्रकार से उसका इंटरेक्शन है और कंसल्टेशन है मेंबर स्टेट्स के साथ, तो उसके डायलॉग पार्टनर कौन कौन से हैं, ठीक है। और नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी उसका बहुत अच्छा इंटरेक्शन है। कहने का मतलब क्या है, ये वाली लाइन पता है क्या बोल गई कि आसियान जो है ना वो ऑल राउंड फोकस करता है, नेशंस पे भी फोकस करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे भी फोकस करता है, बड़े सारे अपने जो खुद के आसियान कंट्रीज़ हैं तो मतलब इंट्रा ग्रुप पे भी फोकस करता है, ठीक है। और उसके अलावा आउटर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पे भी फोकस करता है। कहने का मतलब क्या, आसियान का इंटरेक्शन पूरे के पूरी एक कनेक्टेडनेस है वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, ठीक है। ये इकलौता ऐसा रीजनल एसोसिएशन है एशिया के अंदर जो कि एक पॉलिटिकल फोरम प्रोवाइड करता है, जहाँ पर मेजर एशियन जो कंट्रीज़ हैं और जो मेजर पावर्स हैं वो अपने पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसर्न्स को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। यहाँ पर देखो, इज़न्ट इंडिया अ पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया? क्यों नहीं है? वो हमसे बल्कि एक क्लोज हिंट दे रहा है कि बड़ी सारी नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वो तो बहुत क्लोज हैं आसियान कंट्रीज़ के, लेकिन फिर भी साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट क्यों नहीं है? यहाँ पर बात सिर्फ है जोग्राफिकल फिनोमिना की, जोग्राफिकल फिनोमिना कह रहा हूँ, सॉरी, जोग्राफिकल लोकेशन की बात है यहाँ पर से। जो चीज़ आती ही नहीं है जिस जोग्राफिकल डेफिनेशन में, तो वो चीज़ बन सकती है क्या, बताओ? अगर आप कल को ये कहते हो कि इंडिया वेस्ट एशिया का पार्ट क्यों नहीं है, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान इनका पार्ट क्यों नहीं है, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। टच करती हैं लेकिन वो फिर भी उसके अंदर इंटीग्रेटेड नहीं है, ठीक है, जोग्राफिकली, क्योंकि इंडिया थोड़ा सा उससे दूर है, जहाँ से वो डेफिनेशन शुरू होती है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की। रिपब्लिक ऑफ कोरिया साउथ कोरिया, क्या? रिपब्लिक ऑफ कोरिया, हाँ, साउथ कोरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हाँ वही है। ईस्ट एशियन नेशन, एक मनमोहन सिंह का यहाँ पर ये चीज़ देखो, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ सकता है। इंडिया की एक पॉलिसी है लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी अर्ली 1990 से अपना रखी थी। बाद में इंडिया ने इसको क्या बोला कि लुक ईस्ट पॉलिसी नहीं है, हम इसको ना, मतलब हम सिर्फ ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ, अब ईस्टर्न कंट्रीज़ कौन सी बात कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, इसकी तरफ सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि एक्ट भी करना ज़रूरी है। तो इंडिया ने 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनकर आते हैं, वो इस पॉलिसी का नाम चेंज कर देते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये कशिश याद रखना, यूपीएससी में बहुत ही जल्द इसको हम लोग करेंगे कि लुक ईस्ट पॉलिसी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनी उसमें क्या मेजर चेंजेस आए। लेकिन अभी के लिए बस इतना ध्यान से समझ लो कि इंडिया का शुरू से फोकस था, जैसा कि वो कह रहा है ना, हमसे शुरू की फॉरेन पॉलिसी में इंडिया ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया आसियान के ऊपर, लेकिन बाद में 2014 में इंडिया ने देखो उसका नाम क्या कर दिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कि हम लोग इनके साथ एक्ट भी करेंगे। तो सिंस 2014 जो
आसियान के साथ इंडिया का जो इंटरेक्शन रहा है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर इकोनॉमिक इंटरेक्शन रहा है ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ, जैसे आसियान, चाइना, जापान और साउथ कोरिया, इसके साथ पूरा का पूरा इंडिया का फोकस रहा है। ठीक है, तो मतलब वही जो हम बात नहीं कर रहे थे कि आसियान हर एक कंट्री के साथ फोकस करने की कोशिश करता है, तो इंडिया ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ, मतलब कहने का मतलब है कि आसियान कंट्रीज़ पे तो फोकस करा ही है, चाइना के साथ रिलेशन मजबूत करने की कोशिश करी, इसके अलावा जापान, इसके अलावा कोरिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पर इंडिया है तो ये सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के ईस्टर्न साइड पे लोकेटेड है, कुछ ईस्ट कुछ साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कुछ रह गए यहाँ पर। तो सार्क, यहाँ पर देखो, वाई डिड आसियान सक्सीड वेयर एज सार्क डिड नॉट, मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इस ये क्यों नहीं इतना ज़्यादा सफल ऑर्गेनाइजेशन रहा जितना आसियान रह चुका है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ये चीज़ आप अभी आंसर अभी नहीं कर पाओगे, चैप्टर 5 एक बार जब आप लोग सार खत्म करेंगे तब आप इस चीज़ को आंसर कर लोगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर हाँ एक चीज़ देख लो, ये आसियान कब आया था, कौन से ईयर में, कौन से ईयर में, कल मैंने क्या पढ़ाया था, 1967, थ्रू विच डिक्लेरेशन, शाबाश, बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, ये पोस्टल स्टैम्प्स रिलीज़ कर रहे हैं, क्यों, सिल्वर जुबली सेलिब्रेट हुई थी इंडिया और आसियान के पार्टनरशिप की, कब, न्यू दिल्ली में 25 जनवरी 2018 को। ये 26 जनवरी को 10 के 10 आसियान कंट्रीज़ को हमने चीफ गेस्ट बुलाया था इसलिए। और यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये कौन है, कशिश देखो, पहचानो इसको, कौन है ये, पुरानी सहेली, पहचानो इसको, ओंग सेंग सू की, हाँ, जो बर्मा में हाउस अरेस्ट पे थी ना, आज सेकेंड डेट है ये, ओंग सेंग सू की। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको कई लोग फटा बोलते हैं, फटा नहीं बोलना चाहिए इसको, FTA बोलते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ये मतलब होता है कि जब किसी नेशंस के बीच में ये साइन होता है, जैसे मतलब मान लो इंडिया के बीच में और कोई भी कंट्री मान लो, इंडिया के बीच में और श्रीलंका के बीच में एक अगर FTA साइन हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि जिन भी आइटम्स पे इन दोनों ने, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसा नहीं होता कि हर एक एरिया में ये लोग ट्रेड करेंगे, मान लो उन्होंने डिसाइड करा ये जो 5 गुड्स हैं और ये जो 15 सर्विसेज हैं, टीचिंग सर्विसेज, कंप्यूटर सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज, इन पे हम लोग FTA साइन कर रहे हैं। इसका मतलब अगर इंडिया में वो गुड्स और सर्विस आते हैं या फिर श्रीलंका में आते हैं या फिर श्रीलंका से इंडिया में जाते हैं, इंडिया से श्रीलंका में आते हैं, कुछ भी कह लो, तो उस पर किसी भी प्रकार की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, देयर विल बी नो टैक्स। ये फ़ायदा होता है, मतलब वो बोलेंगे ये 5 गुड हम भिजवा रहे हैं, ये 5 गुड आप हमारी कंट्री में भिजवा सकते हो, ना आप हमारे गुड पे टैक्स लगाना, ना हम आपके गुड पे टैक्स लगाएंगे। फ़ायदा इससे किसको मिलता है, एक तो टैक्स नहीं लगता है दोनों कंट्रीज़ का, दोनों कंट्रीज़ को वो हो जाता है, और जनता को राहत मिलती है कि जब वो इम्पोर्टेड गुड मंगवाएंगे तो वो गुड सस्ते रेट का रहेगा। ठीक है, और FTA जनरली साइन कौन सी कैटेगरी ऑफ गुड्स पे होता है, जो एसेंशियल आइटम्स होते हैं ना जनरली, या एसेंशियल सर्विसेज होती है, उन पे साइन करा जाता है। ऑब्वियस ही बात है, फरारी और आईफोन पे तो करा नहीं जाएगा, ये कोई एसेंशियल आइटम तो है नहीं, है ना। कुछ जो इम्पोर्टेंट कपड़े हो गए, कोई जो इम्पोर्टेंट रबर इंडस्ट्री हो गई, या कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल हो गया, कोई ऐसे स्टोन्स और मिनरल्स हो गए जो कि हमारी कंट्री में नहीं मिलते हैं, वो करवाए जाते हैं यहाँ से। ठीक है, आगे, राइज ऑफ द चाइनीज़ इकोनॉमी। अब हम लोग वर्ल्ड में थर्ड मेजर ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड मेजर ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है कौन सा, पहला USA था, दूसरा USSR में पड़ा, और थर्ड है इमीडिएट नेबर हमारा जो कि है चाइना। ठीक है, अब ये जो कार्टून है वो कह रहा है कि जो आपको दिख रहा है ये बताता है हमें कि कैसे जो पूरे वर्ल्ड का जो करंट मूड है वो कैसे चाइना को देखता है कि चाइना एक बढ़ती हुई इकोनॉमिक पावर है, आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। जैसे ये वाला, ये ड्रैगन क्या है, ड्रैगन आपको पता ना, सिम्बलाइज करता है चाइना को, है ना।
ये चाइना की इकोनॉमी और ये पूरे अर्थ पे ये घूम रहा है। चाइना की इकोनॉमी जो है, इसका मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो हर जगह पर इसकी प्रेजेंस है, और ये बहुत मेजर तरीके से ड्रैगन पूरे अर्थ पे हर एक कंट्री में पेनिट्रेशन करने वाला है। ये ग्रेट वॉल है चाइना की, जो कि चाइना का बहुत मेजर पावर सिंबल है, जानते हैं ना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, है ना। और ये ड्रैगन, ये देखो नीचे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये डायग्राम भी आ सकता है। ग्रेट वॉल और जो ये ड्रैगन है, ये दो सिंबल्स हैं जो कि कॉमनली एसोसिएटेड है चाइना के साथ। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें दिखा रहे हैं कि ये ड्रैगन और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कि चाइना की इकोनॉमिक पावर किस तरीके से ये बढ़ रही है, ठीक है। और ये जो छोटा सा पर्सन है, ये कौन है मैं अभी आपको बताऊंगा, और क्या ये चाइना की बढ़ती हुई पावर को रोक सकता है क्या नहीं रोक सकता, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हैव पेशेंस फॉर सम मिनट, सारे राज खोलेंगे अभी। चाइना का जो इकोनॉमिक सक्सेस है 1978 से, वो ये बताता है कि 1978 के बाद से, जब से चाइना ने कुछ अपनी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अनाउंस करे थे, तब से चाइना एक ग्रेट पावर के रूप में उभरता हुआ चल रहा है। चाइना जो है, इसकी कुछ तारीफ में कुछ शब्द है। चाइना वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है जब से उसने रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करे थे सिंस 1978, और ऐसा माना जाता है, एक अंदाज़ा है कि वो यूएसए जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसको ओवरटेक कर लेगा 2040 तक। चाइना का जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है पूरे के पूरे रीजन में, मतलब एशियन रीजन में, तो वो इस प्रकार से है कि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ और उसका इकोनॉमिक प्रेजेंस इतना ज़्यादा तेज़ है कि चाइना ईस्ट एशियन ग्रोथ का ड्राइवर माना जाता है, कि ईस्ट एशिया की ग्रोथ जो पूरी की पूरी बढ़ रही है, उसका मेन ड्राइवर जो है वो चाइना है। चाइना ही पूरी की पूरी ईस्ट एशियन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही गाड़ी, शिप, हवाई जहाज़, सबका पायलट इसी के हाथ में है, मतलब सारा का कुछ, ठीक है। इसकी वजह से चाइना का इन्फ्लुएंस इस पूरे के पूरे रीजन में, एशियन रीजन में बहुत ज़्यादा है। उसकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, मतलब स्ट्रेंथ तो काफ़ी सारी है चाइना की, लेकिन उसकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है अलॉन्ग विद अदर फैक्टर्स, कि चाइना के पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लैंड मास काफ़ी ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, और चाइना की जिस प्रकार से जो रीजनल लोकेशन है और जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ये चाइना की पावर में कुछ अहम पहलू हैं, कुछ अहम पिलर हैं। हुआ क्या था, थोड़ा से बैकग्राउंड की अगर हम लोग बात करें, चाइना में एक पार्टी हुआ करती थी, पीपल्स रिपब्लिक, मतलब चाइना का पूरा नाम था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। 1948 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होता है चाइना के अंदर, और चाइना भी बड़े सारे एशियन कंट्रीज़ की तरह ब्रिटिशर्स का गुलाम था। इसकी आज़ादी होती है, और आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी एक लीडर ने, माओ से तुंग, इसी का नाम मैं आपको बार बार बताता रहता था। इसका पूरा नाम है माओ, से की स्पेलिंग है TSE से, और तुंग TUNG। माओ से तुंग ने कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लॉन्च करा था, और इसकी जो इकॉनमी थी, बिल्कुल आप डिट्टो कह सकते हो कि जिस प्रकार से USSR की इकॉनमी थी, जो सोवियत इकॉनमी थी, सोशलिस्ट सिस्टम था, जो कम्युनिस्ट सिस्टम था, वही यहीं पर फॉलो होता था चाइना में। इसलिए इतिहास में कभी आपको रशिया और चाइना की लड़ाई देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आइडियोलॉजी के बेसिस पर दोनों कंट्रीज बिल्कुल सिमिलर थे। चाइना शुरू में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड था, तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी अडॉप्ट करने के बाद कम्युनिस्ट चाइना ने ये सोचा कि हम पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से लिंक जो है वो तोड़ देंगे। तो चाइना पूरी तरीके से बैकआउट कर गया। उसने डिसाइड करा हम USA और यूरोपियन देशों के साथ किसी भी प्रकार के कभी भी रिश्ते नहीं निभाएंगे, ठीक है। चाइना ये चाहता था कि कोई और चॉइस तो थी नहीं, अब जब रिश्ते तुमने तोड़ दिए। यहाँ पर आइडियोलॉजी बहुत हावी थी चाइना के ऊपर, जस्ट लाइक USSR, और USSR का आगे चलकर डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। अब चाइना के पास बहुत ही कम चॉइस बची कि वेस्ट की तरफ जा नहीं सकता था, USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया। अब चाइना अपने खुद के रिसोर्सेज पर रिलाई करने लगा, लेकिन खुद के रिसोर्सेज पर रिलाई करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना ये बड़े टाइम तक चल नहीं सका चाइना में। इसका टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ रहा। शुरू में तो चाइना को सोवियत एड एंड एडवाइस मिल जाती थी, लेकिन चाइना ने जो अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल USSR की तरह इकोनॉमी की तरह करने का सोचा, शेप देने का सोचा, तो उसकी वजह से चाइना के अंदर गवर्नमेंट कंट्रोल हैवी इंडस्ट्री सेक्टर एक इमर्ज होकर आया, ठीक है। और चाइना ने सारी की सारी जो प्रॉपर्टी, लैंड, रिसोर्सेज, सब कुछ पब्लिक सेक्टर के हवाले कर दिया, यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल के हवाले कर दिया, क्योंकि वहाँ पर सिस्टम फॉलो होता था
सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म का, ठीक है। अब चाइना को फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट थी बड़ी सारी इंटरनेशनल परचेज वगैरह करने के लिए, लेकिन वो ये कर नहीं सकता था, ठीक है। तो वो देखो लिखा हो ना, इट वॉज शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और इसको वो पैसे क्यों चाहिए थे, वर्ल्ड में एडवांस टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए, गुड्स को खरीदने के लिए वर्ल्ड मार्केट से। तो चाइना ने डिसाइड करा, चाइना डिसाइडेड टू सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक गुड। चाइना ने सोचा हम लोग इंपोर्ट नहीं करवाएंगे, क्योंकि इंपोर्ट की एक लिमिटेशन होती है। जब भी आप इंपोर्ट करवाते हो तो गुड्स तो आपकी कंट्री में आ जाता है, लेकिन आपको फॉरेन एक्सचेंज, जिसको फॉरेन करेंसी कहते हैं, वो आपको देना पड़ता है दूसरी कंट्री को। फॉरेन एक्सचेंज था नहीं, तो चाइना ने पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। यहां पर लिख लेना, चाइना ने पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस करी, जो लाइन लिखी हुई ना, चाइना डिसाइडेड टू सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट्स, उसकी पॉलिसी का नाम था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, ठीक है। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में चाइना ने क्या करा कि इंपोर्टेड गुड्स हम कम मंगवाएंगे और डोमेस्टिक गुड्स हम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ताकि हम वर्ल्ड के मेजर एक्सपोर्टर बने। चाइना ने क्रूअल रूल तो है ही यहाँ पर, क्योंकि सोशलिज्म और कम्युनिज्म है, तो वहाँ पर 2 चाइल्ड पॉलिसी अनाउंस करी, है ना, कि 2 बच्चों से ज़्यादा कोई बच्चे पैदा कर नहीं सकता, ठीक है। शुरू में वो 1 चाइल्ड थी, फिर बाद में 2 चाइल्ड करा, अब करेंटली वो 3 चाइल्ड पॉलिसी हो गई है। सोशियो में मैंने डिस्कस कराया था, कशिश याद है ना। तो इन सब की वजह से चाइना ने अपने लोगों को चाहे ज़बरदस्ती चाहे टॉर्चर करके कुछ भी करके उनको एक प्रोडक्टिव लेबर फोर्स में कन्वर्ट करा, जिसकी वजह से डोमेस्टिक गुड्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में हर एक एरिया में चाइना ने महारत हासिल करी और वर्ल्ड का मेजर एक्सपोर्टर के तौर पर उभर कर आया चाइना। ये जो मॉडल था चाइना का, कौन सा मॉडल, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मॉडल, जिसमें वो इंपोर्ट नहीं करेगा बल्कि डोमेस्टिकली गुड्स प्रोड्यूस करेगा ताकि वर्ल्ड का मेजर एक्सपोर्टर बन सके। इसने अलाउ करा चाइना को कि वो अपने रिसोर्सेज का यूज़ कर सकता है एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की फाउंडेशन रखने के लिए, इस प्रकार की ऐसी स्केल पर, ऐसे तादाद पर, जो आज से पहले कभी हुई नहीं है। कहने का मतलब क्या था, ऐसी इंडस्ट्रियल बेस चाइना बनाना चाहता था, इतने ज़्यादा इंडस्ट्रियल गुड्स का एक्सपोर्ट करना चाहता था, जो वर्ल्ड में आज से पहले सिंगल कंट्री ने कभी ऐसा करा नहीं। चाइना ने इसके लिए बड़ी सारी ल्यूक्रेटिव अट्रैक्टिव स्कीम्स चलाई अपने सिटीजन्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट और सोशल वेलफेयर को सुनिश्चित करा अपने लोगों के लिए, और चाइना धीरे धीरे करके आने वाले सालों में बड़ी सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के कंधे के ऊपर से निकल गया। चाइना ने अपने सिटीजन्स को एजुकेशन में महारत हासिल करवाई, इसके अलावा बेटर हेल्थ केयर उनको प्रोवाइड करवाया। कितनी फ़नी बात है ना, और कोरोना भी यहीं से आया, ठीक है। जो इकोनॉमी है चाइना की इस टाइम पर, जो इतना ज़्यादा अभी हमने शुरू में पढ़ा इकोनॉमिकली बैकवर्ड थी, वो 5 to 6% एनुअल ग्रोथ रेट टच करने लगी, और एनुअल जो ग्रोथ थी पॉपुलेशन के अंदर वो 2 से 3% होने लगी, जिसका मतलब ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जो थी वो पॉपुलेशन को फीड करने के लिए सफिशिएंट थी। समझ रहे हो ना कृषि समक्ष, 5 से 6% की इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉपुलेशन ग्रोथ देख रहे हो ना 2 से 3%। कशिश, माल्थूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन याद है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ से कम होनी चाहिए, तभी तो सबको सब कुछ मिल पाएगा, है ना। ये परफेक्ट चीज़ चाइना में विटनेस हुई और ये चीज़ होती रही। लेकिन जो एनुअल ग्रोथ रेट जो पॉपुलेशन की थी, आने वाले टाइम में हुआ क्या, चाइना को दिक्कतें मतलब मिलने को मिली। कैसे, ये जो एनुअल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन जो थी, पॉपुलेशन बड़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती चली गई, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ पीछे छूटती चली गई, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसी चाइना की पॉपुलेशन वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री बन गई चाइना, इकोनॉमिक ग्रोथ इनसफिशिएंट प्रूव होने लगी, ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड्स को मीट नहीं कर पाई, ठीक है, क्योंकि जनता की मच गई भसड़ और चाइना के पास इतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे नहीं। अब प्रॉब्लम सुनना क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतनी सफिशिएंट थी नहीं, इट वॉज नॉट सफिशिएंट टू जनरेट सरप्लस फॉर द इंडस्ट्री, कि एक्स्ट्रा कुछ भी इंडस्ट्रीज के लिए प्रोड्यूस हो सके, सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। तो जिस प्रकार का क्राइसिस यूएसएसआर ने फेस करा था, उसी प्रकार का इकोनॉमिक क्राइसिस चाइना में भी देखने को मिला। कैसा क्राइसिस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अब इतनी फास्ट तरीके से नहीं बढ़ रही थी, इंटरनेशनल ट्रेड चाइना का बहुत ही ज़्यादा कम था, और पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या, एक इंडिविजुअल की जो इनकम थी वो बहुत ही कम थी चाइना के अंदर। तो जब भी प्रॉब्लम आन पड़ती है तो कुछ तो आप रिफॉर्म्स लेकर आओगे ना। तो चाइना की लीडरशिप ने, यानी कि चाइना की पॉलिटिकल पार्टी ने, वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, जस्ट लाइक यूएसएसआर, तो वहाँ पर उस पार्टी के लीडर्स ने डिसाइड करा कि हम लोग मेजर पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं, और 1970s में उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अनाउंस करे।
चाइना के अभी तक जो रिश्ते कटे हुए थे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, और स्पेशली उसने ये बोला था अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि हमें यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज के साथ कोई रिश्ते नहीं निभाने हैं, लेकिन अब चाइना ने अपनी पॉलिसी के अंदर, फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक यूटर्न लाने की कोशिश करी, और अभी तक जो उसने रिश्ते तोड़ रखे थे अमेरिका से, उसने अमेरिका के साथ रिश्ते जोड़े। 1972 में दोनों कंट्रीज के बीच में एक पिंग पोंग सेरेमनी होती है। चाइना में टेबल टेनिस को पिंग पोंग बोला जाता है। चाइना के प्रीमियर यानी कि प्रेसिडेंट और यूएसए के प्रेसिडेंट ने टेबल टेनिस खेला था, और जिससे यह माना जाता है कि चाइना ने अभी तक वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए जो दरवाजे बंद करके रखे हुए थे वो दरवाजे खुल गए। अब मेरी एक बात सुनो ध्यान से कशिश और समक्ष। चाइना ने अपने इकोनॉमिक दरवाजे कब खोले? 1972 में ना। और इंडिया की स्टोरी कशिश अब तो याद है ना, 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे तो इंडिया ने अपने दरवाजे तब खोले। अब इंडिया ने 20 साल बाद ये काम करा, इसलिए इंडिया पीछे है चाइना से। अब समझ गए इसका रीजन? आज इंडिया ने लेट खोले ना अपने दरवाजे। एलपीजी रिफॉर्म्स यहां पर आते हैं 1991 में। ये डेट क्या देख रहे हो चाइना की? 1972। ऑलमोस्ट 19 साल 20 साल का डिफरेंस है कि नहीं है? इसलिए इंडिया पीछे चल रहा है 20 साल चाइना से। ये रीजन है। अब समझ गए कशिश? और कोई रीजन नहीं है भाई। जब एक बात बताओ ना कशिश, ब्रिटिशर्स नहीं आए होते हमारे देश तो 200 साल हम भी बहुत आगे होते दूसरी कंट्रीज से। इंडिया को तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। 200 साल का रूल कम थोड़ी ना होता है, लेकिन उस टाइम पर हौच पौच होती। हम क्या पता हमारी कोई पीढ़ी मुसलमान में कन्वर्ट हो गई होती, इंडिया का मुसलमान देश होता। मुगल एम्पायर तो हटता नहीं फिर, इसका मतलब कभी भी उसको हटाने वाला कोई था नहीं। इंटरनल वॉर्स हो रहे होते, हमारे पापा वगैरह जागीरदार जमींदार इनसे ऊपर बढ़ नहीं पाते। यही तो चीज़ है ना। तो जो प्रीमियर था यहाँ का, जो प्रेसिडेंट था, उसका नाम सुन लो। इसकी प्रोनाउंसिएशन है चाउ इन लाई। इसको क्या कहते हैं? प्रोनाउंसिएशन है चाउ इन लाई। ये प्रधानमंत्री एपिसोड्स में हम लोग देखेंगे चाउ इन लाई। चाउ इन लाई ने 4 मॉडर्नाइजेशंस प्रपोज करी थी 4 मेजर एरियाज में: एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिलिट्री। ठीक है। तो ये जो प्रीमियर था, वहाँ का प्रेसिडेंट था चाउ इन लाई। इसने 4 मॉडर्नाइजेशंस प्रपोज करी, एक एग्रीकल्चर में, दूसरी इंडस्ट्री में, तीसरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, चौथी मिलिट्री में। ये 4 मेजर रिफॉर्म्स थे कशिश जो कि चाइना के अंदर आए 1973 में। 1978 में हुआ क्या, उधर का जो लीडर था, फिर एक और लीडर आया, उसका नाम था देंग शियाओपिंग। क्या नाम था? देंग शियाओपिंग। इसने एक ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस करी और एक और नए सेट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाइना में लेकर आए। तो कशिश यहाँ से एक हिंट देखे जा रहे हो, लीडर बाय लीडर धड़ाधड़ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आते चले जा रहे हैं। चाइना को कुछ भी करके इनको एक डोमेस्टिक एक्सपोर्टर हब बनाना है कि गुड्स चाइना में प्रोड्यूस हो और चाइना वर्ल्ड का एक मेजर लीडर इमर्ज होकर आए। ये जो पॉलिसी थी, इसका मकसद ये था कि हायर प्रोडक्टिविटी अटेन करनी है चाइना के अंदर। कैसे? कि दूसरी कंट्रीज़ की हमें इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करनी है और चाइना के अंदर कैपिटल और टेक्नोलॉजी की इन्वेस्टमेंट अब्रॉड से होनी चाहिए। अब अब्रॉड से कैसे होगी? यूएसए के साथ रिलेशन अच्छे कर लिए और ओपन डोर पॉलिसी जो डेंग शियाओपिंग ने अनाउंस करी 1978 में, अब यूएसए ने अब सारी कंट्रीज़ के दरवाजे चाइना के लिए और चाइना के दरवाजे सारी कंट्रीज़ के लिए खुल गए। ठीक है। अब चाइना ने अपनी खुद की मार्केट इकोनॉमी की बात को फॉलो करा। अभी तक सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात को फॉलो करता था, अब मार्केट इकोनॉमी उसने इंट्रोड्यूस करी। चाइना ने वो वाली गलती नहीं करी। देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। चाइना ने शॉक थेरेपी वाली गलती नहीं करी, क्योंकि वो जानता था कि एक साथ ऐसा करके ड्रास्टिक रिफॉर्म ला करके एक ही रात में कन्वर्टिंग योर इकोनॉमी फ्रॉम सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी, इसके रिपरकशंस यूएसएसआर जैसी बड़ी इकोनॉमी नहीं झेल पाया, तो मैं कहां से झेलूंगा। चाइना ने क्या करा, हम अपनी इकोनॉमी में मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट इकोनॉमी यानी कि ओपन इकोनॉमी, कैपिटलिज्म धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस करेंगे। तो चाइना ने स्टेप बाय स्टेप प्राइवेट लोगों को ये राइट दिया कि तुम अपने हिसाब से इकोनॉमी चला सकते हो, अपना बिजनेस वगैरह कर सकते हो। अब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस थोड़ा सा कम करा जाएगा। क्या क्या करा चाइना ने स्टेप बाय स्टेप? 1982 में चाइना ने एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज कर दिया। अभी तक सरकार के कंट्रोल में था, अब प्राइवेट लोगों को देने लग गए। उसके बाद 1998 में कुछ साल का गैप लेके इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज कर दिया। जो ट्रेड बैरियर्स लगे हुए थे अभी तक इंपोर्ट सब्सिट्यूशन की वजह से कि कोई भी इंपोर्टेड माल चाइना के अंदर आएगा नहीं, बल्कि डोमेस्टिक हब एक मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस बनाकर चाइना को बाहर माल जाएगा, तो चाइना ने इसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करे, SEZ सेटअप करे। कशिश याद है MPPSC की पहली क्लास, वहां पर मैंने करवाया था इंदौर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, याद है ना। फॉरेन कैपिटल्स जो थे, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो थे, उन्होंने अपने एंटरप्राइजेस सेटअप करे। जैसे मतलब कहने का मतलब ये MNC का कल्चर चाइना के अंदर आ गया। अब MNCs कशिश समझ बाहर से तो आती हैं। और लास्ट है चाइना के अंदर स्टेट जो है उसने क्रूशियल रोल प्ले करा, सेंट्रल रोल प्ले करा मार्केट इकोनॉमी को सेटअप करने के लिए। तो देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट बात,
कि पब्लिक सेक्टर एक मेजर रोल प्ले कर रहा है चाइना के अंदर प्राइवेट सेक्टर को स्टैब्लिश करने के लिए। यानी कि अगर मैं इसकी भाषा चेंज कर दूं, गवर्नमेंट ने एक अहम भूमिका निभाई कि कैसे प्राइवेट प्लेयर्स को इनकरेज करना है, क्योंकि हमेशा आप एक कमी जानते हो ना कशिश समाज, गवर्नमेंट जो है वो पैसा लगा सकती है, लेकिन गवर्नमेंट का हमेशा एम सोशल वेलफेयर होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता। कशिश याद करने की कोशिश करो, दिमाग पे फोकस डालो, ठीक है। और हमेशा इन्वेंशन इनोवेशन प्राइवेट लोगों के हाथ में होती है। इसलिए काइंड ऑफ चाइना के अंदर अब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अभी तक सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर में था, अब प्राइवेट इकोनॉमी को भी फोकस करा जा रहा है। काइंड ऑफ जो इंडिया ने अडॉप्ट करा मॉडल, वो मॉडल यहां पर अडॉप्ट करा जा रहा है, मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल। और इंडिया ने तो बाद में करा, चाइना तो ये काम मतलब आप देख ही रहे हो ना कि 20 साल पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इसने लाना शुरू कर दी यहाँ पर, ठीक है।